सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली माँ सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियाँ लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बेटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी। और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके, कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुँचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है।
उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों न करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है। सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी। बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तो इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है। ऊपर वाले ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। मेरे जैसा खूबसूरत रूप तो पूरे पृथ्वी लोक में किसी का नहीं है। पिथौरागढ़ के महल की इकलौती राजकुमारी सौंदर्य को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा से ही खुद को पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर कन्या मानती थी, लेकिन वो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। ऐसे ही एक बार राजकुमारी साहिबा, माली ने कहा था आज बड़े फूल नहीं खिले हैं, इसीलिए छोटे फूल ही ले आई। अभी जाकर माली से कहो अगर बड़े गुलाब नहीं मिले तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सरिता दासी जल्दी से बड़े गुलाब लेने चली जाती है। तभी सौंदर्य की नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो वो चिल्लाकर दूसरी दासी कमला से कहती है, अरे ये क्या, मेरे इन फूलों से नाजुक पैरों में चंदन न लगाकर तुमने ये रंग क्यों लगा दिया? माफ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, गलती हो गई। अभी के अभी दूर हो जाओ तुम लोग मेरी नजरों से। तुम सब के सब मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो कि मुझे अच्छे से तैयार नहीं करोगी, लेकिन तुम सब के सब कान खोलकर सुन लो।
मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य। मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम लोग मेरे इस रूप को नष्ट नहीं कर पाओगी। चली जाओ अभी के अभी, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं हूँ राजकुमारी सौंदर्य और मैं ही हूँ इस पृथ्वी की सबसे सुंदर राजकुमारी। राजकुमारी के दुर्व्यवहार की बात माली और दासियां जाकर राजकुमारी सौंदर्य के पिता राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। शाम को जब विक्रमादित्य चिंता में अपने कक्ष में यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं, तो उनकी पत्नी रानी रत्नावती राजा के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हमारी चिंता का एकमात्र कारण हमारी पुत्री राजकुमारी सौंदर्य है। क्यों महाराज, अब क्या कर दिया सौंदर्य ने? वो हमारे महल के नौकरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दासी से लेकर माली तक सभी पर अत्याचार करती है और ये सब ठीक नहीं। यही सब सूचना हमें भी मिली है महाराज। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। महारानी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी सौंदर्य ही इस राज्य की उत्तराधिकारी है। अगर वही प्रजा का दुख नहीं समझेगी, उन पर अत्याचार करेगी, तो प्रजा विद्रोह कर उठेगी। तो इसका उपाय क्या है महाराज? यही सोचकर तो मैं चिंतित हूँ महारानी। मुझे लगता है इस विषय पर हमें कुलगुरु से राय लेनी चाहिए, वही हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो महारानी, वो सिद्ध पुरुष हैं। हमारी समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। मैं कल ही उनके आश्रम जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य कुलगुरु से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजा साहब। आज इतनी दूर हमारे आश्रम में आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या में फंसा हुआ हूँ और आपके पास उस समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कैसी समस्या राजा साहब? फिर राजा अपनी सारी समस्या गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव उनकी समस्या सुनकर कहते हैं, आपकी समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ राजा साहब। इसके बाद गुरुदेव अपनी शक्ति से एक मुखौटा प्रकट करते हैं और वो मुखौटा राजा साहब को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए राजा साहब, ये मुखौटा रख लीजिए और रात को जब राजकुमारी सो जाए तो ये मुखौटा उसको पहना दीजिएगा। कुछ दिनों में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा वो मुखौटा अपने साथ ले जाता है। महल पहुंचकर वो सारी बात रानी को बताता है। छी छी, ये कितना कुरूप मुखौटा है, क्या मेरी बेटी इतनी कुरूप हो जाएगी? तुम गुरुदेव पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राजकुमारी सो जाती है तो राजा वो मुखौटा उसे पहना देते हैं। अगले दिन सुबह सरिता दासी राजकुमारी के लिए जूस लेकर उसके कमरे में आती है। राजकुमारी साहिबा, उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। जैसे ही राजकुमारी सोकर उठती है तो सरिता दासी उसका कुरूप रूप देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छी छी छी, कितना कुरूप और डरावना चेहरा है ये। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें कुरूप कहो। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो आईने में खुद को देख लीजिए। मैं तो ये कुरूप चेहरा नहीं देख सकती, मैं तो चली यहाँ से। राजकुमारी खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी कुरूप कैसे हो गई? राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी, मैं वन में जाकर रहूंगी ताकि कोई भी मेरा ये भयानक रूप ना देख सके। राजकुमारी चेहरे को ढककर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है और वो वहाँ चली जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत खाना पका रही होती है। तभी राजकुमारी जाकर उससे कहती है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ जरूर बेटा। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत उसे पानी देते हुए कहती है, ये लो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? जी मैं इस जंगल में राह भटक गई हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? मेरा कोई घर, कोई गांव नहीं है, कोई नहीं है मेरा। तू रो मत बेटा, अब से तू मेरे साथ ही रहना, आज से यही तेरा घर है। जंगल में रहकर राजकुमारी को कुदरत की खूबसूरती का एहसास होता है। ये पृथ्वी, ये फूल कितने सुंदर हैं और ये पक्षी कितना सुंदर गाना गा रहे हैं। सब कितने सुंदर हैं। बस
एक मैं ही कुरूप हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया, अगर उसने मुझे कुरूप नहीं बनाया होता तो मेरी तो पूरी जिंदगी उस महल की चार दीवारी में अपने रूप के अहंकार में ही गुजर गई होती और प्रकृति के इस असल सौंदर्य को मैं कभी पहचान ही नहीं पाती। तभी वहाँ एक पक्षी जिसे तीर लगा होता है वो राजकुमारी के पैरों में आकर गिरता है। हे भगवान, इस प्यारे से पक्षी को न जाने किसने चोट पहुँचाई। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो धीरे से उस पक्षी से तीर बाहर निकालती है और उस पर जड़ी बूटी लगाकर उसे उड़ा देती है। तभी झाड़ियों के पीछे से राजकुमार आमिर, जिसने तीर चलाया था, ये सब देख रहा होता है। फिर वो राजकुमारी के पास जाता है और कहता है, कितनी दयालु और नेक दिल हो तुम, लेकिन तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, अब मैं चलती हूँ। रात को भी राजकुमार आमिर को वो लड़की अपने सपने में दिखाई देती है और वो उठकर बैठ जाता है। न जाने कौन है वो लड़की, पता नहीं क्यों मेरा मन उसे देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। कल सुबह जाकर मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। अगले दिन राजकुमार फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जाती है। कोई है क्या भीतर? कौन है? कौन है? अरे ये तो वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? जी, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? रुकिए, मैं अभी लाई। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। मैं सुबह से ही तुम्हारी खोज में था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाकर अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ये असंभव है, आप मेरा कुरूप रूप देखेंगे तो डर जाएंगे। अरे किसने कहा कि तुम कुरूप हो? इंसान की सुंदरता तो उसके मन से होती है और तुम्हारा मन तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाहरी रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये घूंघट हटा लो, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। तभी राजकुमारी अपना घूंघट उठाती है। वाह, कितना सुंदर रूप पाया है। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो? इसके बाद राजकुमार तालाब के किनारे ले जाकर उसको उसका चेहरा दिखाता है। मेरा चेहरा लौट आया, मेरा रूप लौट आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपकी वजह से ही मैं श्राप मुक्त हो पाई हूँ। अपने रूप के अहंकार के कारण ही मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन अब मैं अपने राज्य जाकर सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे राज्य ले चलेंगे? अवश्य। राजकुमार उसे लेकर उसके महल जाता है। महल पहुंचकर राजकुमारी सबसे माफी मांगती है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने रूप पर इतना घमंड किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं होती, बल्कि असली सुंदरता तो इंसान के भीतर होती है। साथ ही साथ मैं अपनी इस प्रजा से भी माफी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। इसके बाद राजा और रानी उन दोनों को अपने गले लगा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।